जरूर, यहाँ कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने दी है। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। गांव दुलारपुर, जहां समय जैसे रुक गया हो। पीपल के पुराने पेड़ों के नीचे बैठे बुजुर्ग हर शाम वही पुरानी कहानियां सुनाते जिनमें भूत, चुड़ैल और आत्माएं होती। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर सबकी आंखों में एक अलग डर उभर आता, भूतिया ट्रेन की कहानी। कहा जाता था कि गांव के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक है जिस पर अब कोई ट्रेन नहीं चलती, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से एक ट्रेन गुजरती है। कोई इंजन नहीं, कोई गार्ड नहीं, सिर्फ डिब्बे जिनमें सवार होती हैं आत्माएं। साक्षी, एक युवा पत्रकार जो शहर से अपने नाना नानी के पास छुट्टियां बिताने आई थी, इस कहानी को सुनकर अचंभित रह गई। नानी, क्या सच में कोई ट्रेन चलती है यहाँ? नानी ने धीरे से जवाब दिया, बिटिया, हम सबने देखी है, लेकिन जिसने भी पीछा किया वो कभी लौटकर नहीं आया। साक्षी को चुनौती की गंध महसूस हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये कहानी सच है तो मुझे इसे उजागर करना ही होगा, उसने तय किया। अगली सुबह साक्षी ने कैमरा, टॉर्च और अपनी नोटबुक पैक की। गांव वालों ने समझाया, उस रास्ते मत जाना बिटिया, लेकिन पत्रकार का मन जिज्ञासा से भरा होता है। वो नहीं रुकी। उस शाम साक्षी ट्रैक की ओर बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ जली हुई लकड़ी, कुछ लोहे जैसी। ट्रैक पर जंग लगी हुई थी, घास उगी थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उस पर कुछ चलाया हो। अचानक दूर से सीटी की एक धीमी आवाज आई। साक्षी ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे जमीन कांपने लगी हो और ट्रैक पर धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन उभरी। उसका रंग फीका था, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे साक्षी की सांसें थम गईं। ट्रेन के अंदर से झांकती आंखें, इंसानों की नहीं, आत्माओं की आंखें। कुछ रो रही थीं, कुछ गुस्से में थीं और कुछ सिर्फ घूर रही थीं। साक्षी ने कैमरा चलाया, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। ट्रेन धीरे धीरे उसके सामने से गुजरी और एक डिब्बे की खिड़की से किसी ने फुसफुसा कर कहा, साक्षी, हमें मुक्त कराओ। साक्षी वहीं खड़ी रह गई, हैरान, डरी हुई, लेकिन अब एक मिशन पर। ट्रैक के किनारे साक्षी देर तक खड़ी रही। वो ट्रेन अब जा चुकी थी, लेकिन उसके कानों में वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी, साक्षी, हमें मुक्त कराओ। वो घबराई हुई थी, लेकिन दिल में कुछ और भी था, एक तीव्र आकर्षण, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी या वास्तव में कोई आत्मा उससे संवाद कर रही थी? अगली सुबह गांव में हलचल थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात को साक्षी को ट्रैक की ओर जाते देखा था। कुछ बोले, अरे भाई, शहर की लड़की है, ज्यादा नाटक कर रही होगी। लेकिन नानी जानती थी कि कुछ तो हुआ है। साक्षी अपने कमरे में बैठी थी, चुप। उसका कैमरा, जो उसने रात को ऑन किया था, अब चालू ही नहीं हो रहा था। मोबाइल भी हैंग हो गया था। उसने लैपटॉप से फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक ही रही। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति ये नहीं चाहती कि वो उस ट्रेन की तस्वीर दुनिया को दिखाए। तभी खिड़की के बाहर कुछ सरसराहट हुई। साक्षी दौड़कर बाहर गई। सामने वही पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। एकदम सफेद दाढ़ी, फटी हुई धोती, लेकिन आंखों में चमक थी। आप कौन हैं? साक्षी ने पूछा। वो मुस्कराया, तू उस ट्रेन को देख आई है ना? साक्षी चौंक गई। आपको कैसे पता? मैं भी कभी उस ट्रेन का मुसाफिर था, उसने कहा। क्या मतलब? बहुत साल पहले मैं इस ट्रैक का गार्ड था। एक रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर था तो 302 नंबर की एक्सप्रेस ट्रेन अचानक गायब हो गई। पूरे डिब्बे, सारे यात्री, सब धुएं में बदल गए। किसी ने नहीं जाना कि क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूं, उस रात कुछ टूटा था। किसी आत्मा ने बदला लिया था और तब से वो ट्रेन हर पूर्णिमा को लौटती है, अधूरी कहानियां लेकर। साक्षी की रूह कांप गई। तो क्या उस ट्रेन में जो आत्माएं थीं वो उसी हादसे में मारी गईं? नहीं, बूढ़ा बोला, केवल कुछ आत्माएं। कुछ और आत्माएं समय के साथ उस ट्रेन में शामिल हो गईं, जो कभी उस ट्रैक के पास मर गए या जो उस ट्रेन के रहस्य की खोज में मारे गए। साक्षी की आंखें अब और भी दृढ़ थीं। क्या मैं उन्हें मुक्त कर सकती हूं? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एक तरीका है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें आत्माओं की कहानियां सुननी होंगी, उनके दर्द को समझना होगा, और फिर तुम्हें जाना होगा उस मंदिर में जहां सब शुरू हुआ था। मंदिर? साक्षी ने पूछा। हाँ, पुराना शिव मंदिर जो अब जंगल के बीच में दब गया है। वहीं से पहली बार शाप शुरू हुआ था। वहीं से आत्माओं की पीड़ा को बंद किया जा सकता है, पर उसकी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? साक्षी ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा केवल मुस्कराया। जो जाने की हिम्मत करता है वो लौटता नहीं, पर अगर तुम लौटो तो शायद बहुतों को मुक्ति मिल जाए। उस रात साक्षी ने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये मेरा कर्म है। मैं इस ट्रेन की आत्माओं को मुक्त करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। साक्षी के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वो ये सब भूलकर अपनी जिंदगी में लौट जाए, या फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दे। लेकिन उसने फैसला कर लिया था। अब ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग का विषय नहीं रहा, बल्कि एक आत्मिक कर्तव्य बन चुका था। पूर्णिमा की अगली रात साक्षी फिर से उसी पुराने ट्रैक पर पहुंची। इस बार वो पूरी तैयारी से आई थी।
उसके पास हनुमान चालीसा की एक छोटी पुस्तिका थी, मंदिर से लाई गई राख, एक टॉर्च और एक खास पेंडेंट जो उसके नाना ने दिया था, जिस पर लिखा था संकट मोचन। आधी रात के समय ट्रैक के पास वही कंपन फिर से शुरू हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लोहे, राख और किसी जले हुए स्टेशन की मिलीजुली बू। और फिर दूर से वही सीटी सुनाई दी। ट्रेन लौट आई थी। इस बार साक्षी ने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जैसे ही ट्रेन पास आई, उसने झट से एक डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गई। भीतर का दृश्य किसी सपने जैसा था, या शायद बुरे सपने जैसा। हर डिब्बा एक अलग समय में अटका हुआ लग रहा था। कुछ में पुराने जमाने के लोग बैठे थे, कोट, साड़ी, ब्रीफकेस और चुपचाप खाली खिड़कियों को ताकते हुए। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ के होठों पर अधूरी बातें, लेकिन सभी की आंखों में एक गहरा खालीपन था, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे। डिब्बा नंबर 4 में घुसते ही वातावरण बदल गया। यहाँ हल्की रोशनी थी और सामने वाली सीट पर एक छोटी लड़की बैठी थी, करीब 13 साल की, नीली फ्रॉक में, हाथ में एक गुड़िया और आंखों में आंसू। साक्षी ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने सिर उठाया और धीरे से बोली, नीलू। नीलू, तुम यहाँ कैसे आई? नीलू ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी गुड़िया को गले लगाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। साक्षी ने अपनी टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे गौर से देखा। उसकी पीठ पर कुछ जलने के निशान थे। नीलू, क्या हुआ था उस रात? साक्षी ने प्यार से पूछा। नीलू की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बोली, मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी मेला देखने। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। एक आदमी था, उसने मुझे पीछे वाले डिब्बे में खींच लिया। सब चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। साक्षी का दिल कांप गया। क्या हुआ फिर? नीलू की आवाज टूटने लगी। फिर ट्रेन में आग लग गई। मैं चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया और तब से मैं यही हूं। साक्षी की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि ये आत्माएं केवल रहस्यमयी नहीं थीं, वे दर्द से, अन्याय से और अधूरी कहानियों से जुड़ी थीं। क्या तुम मुक्त होना चाहती हो नीलू? साक्षी ने पूछा। नीलू ने सिर हिलाया, लेकिन मैं डरी हुई हूं। साक्षी ने अपनी जेब से पेंडेंट निकाला और नीलू को दिया। इससे डर भाग जाएगा, अब तुम आजाद हो सकती हो। जैसे ही नीलू ने पेंडेंट को हाथ में पकड़ा, डिब्बे में अचानक तेज प्रकाश हुआ। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर नीलू की छवि धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। अब साक्षी अकेली थी, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया था। उसने एक आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। नीलू की आत्मा के शांत हो जाने के बाद साक्षी के भीतर एक नई ऊर्जा थी, लेकिन साथ ही एक गहरा बोझ भी। अब वो समझ चुकी थी कि ये सफर आसान नहीं होने वाला। ट्रेन एक मकबरे की तरह थी, जिसमें हर डिब्बा एक दबी हुई चीख, एक अधूरी दास्तान और एक टूटी हुई आत्मा को समेटे हुए था। डिब्बा नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए वातावरण बदलने लगा। यहाँ अंधेरा और भी गहरा था और हवा में कोयले की राख की गंध घुली हुई थी। फर्श पर काले धब्बे थे, जैसे वहां कुछ जला हो। डिब्बे में दाखिल होते ही साक्षी ने देखा, सामने वाली सीट पर एक युवक बैठा था, उम्र कोई 25-26 वर्ष। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, शायद 1950 के दौर के। बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल कोयले से सना हुआ और आंखों में कोई ठहराव नहीं। साक्षी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। मेरा नाम साक्षी है, उसने कहा। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है? युवक ने उसकी ओर देखा, जैसे बहुत देर बाद किसी ने उससे बात की हो। वो बोला, नाम था मेरा अर्जुन। मैं रेलवे में इंजन ड्राइवर था और प्रेम में डूबा हुआ। साक्षी ने बैठते हुए कहा, प्रेम? अर्जुन की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वो जल्दी बुझ गई। हाँ, नाम था उसका सुधा। स्टेशन मास्टर की बेटी थी। हम छुप छुप कर मिला करते थे। मेरा सपना था एक दिन उसे इस ट्रेन की पहली सवारी पर बिठाऊं और फिर हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाऊं। फिर क्या हुआ? साक्षी ने पूछा। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। एक दिन हमारी शादी की बात चल ही रही थी कि उसके पिता ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी, सुधा को कहीं और ब्याह देंगे। मैं टूट गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे भगाने आया, ट्रेन लेकर, उसी रात। अब डिब्बे में हल्की गर्मी सी महसूस होने लगी थी। साक्षी ने देखा, दीवारें थोड़ी धुंधली होने लगी थीं, जैसे अतीत फिर से जीवित हो रहा हो। मैं इंजन लेकर सीधे सुधा के गांव पहुंचा। वो तैयार थी। हम भाग निकले, लेकिन किसी ने इंजन में साबोटाज कर दिया था। शायद उसके पिता को हमारी योजना पता चल गई थी। ट्रेन स्पीड पकड़ती गई और फिर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ फिर? उसने पूछा। अर्जुन की आवाज टूट गई। हमारा इंजन खदान के पास एक अधूरी सुरंग से टकराया। आग लग गई। मैं जिंदा जल गया, सुधा भी, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ नहीं है। शायद वो आजाद हो गई और मैं अब भी उसी आखिरी स्टेशन का इंतजार कर रहा हूँ। डिब्बे में अब तापमान इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन की आंखों से कोयले की राख गिरने लगी, जैसे उसका अस्तित्व अब राख बन चुका था। साक्षी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्रेम सच्चा था। अब तुम खुद को क्षमा करो। सुधा को तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा शांत मन चाहिए। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। तुम्हें लगता है मैं जा सकता हूं? साक्षी ने पेंडेंट से निकली राख को उसके ऊपर छिड़का और बोली, हाँ, अब समय है तुम्हारे प्रेम को शांति मिलने का।
एक धीमे प्रकाश के साथ अर्जुन की छवि धुएं में बदल गई और डिब्बा ठंडा हो गया। अब साक्षी जान चुकी थी, हर आत्मा सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वे भावनाएं थीं, अधूरे वादे, टूटा हुआ विश्वास और उम्मीद। अर्जुन की आत्मा के शांत होते ही ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन अब वातावरण बदल गया था। जहां पहले डिब्बों में दर्द और पीड़ा की सिहरन थी, अब एक अलग तरह की ऊर्जा थी, भारी, अंधेरी और दबाव डालने वाली, जैसे कोई उसे अंदर घसीटना चाहता हो। भीतर घना अंधकार था, इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें गुम हो जाती। हवा थम चुकी थी, ध्वनि भी नहीं थी, न ट्रेन के पहियों की, न साक्षी की सांसों की, केवल सन्नाटा और उसमें छिपा हुआ भय। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साक्षी ने घूमकर देखा, लेकिन अब चारों ओर केवल घुप अंधेरा था। तभी एक धीमी सरसराहट जैसी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो, उसके बेहद करीब। तू भी आएगी अब मेरे साथ, जैसे वो आए थे। ये आवाज और कुछ नहीं, एक छाया की थी। साक्षी ने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तिका निकाली और पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पर छाया अब स्पष्ट होने लगी थी। एक काले धुएं जैसी आकृति, बिना चेहरा, बिना आकार, बस एक तेज लाल आंखें और फैला हुआ धुआं। वो दीवारों से टकराती, फर्श पर रेंगती और साक्षी की ओर बढ़ती। तेरे जैसे पत्रकारों ने ही मेरे मरने की कहानी छापी थी, हकीकत को झूठ कहकर दबा दिया था। अब मैं किसी को मुक्ति नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बदला लूंगा। साक्षी को झटका लगा। तुम कौन हो? उस छाया ने अपनी एक भयंकर कहानी बताई। नाम था राघव, जो एक रेलवे कर्मचारी था और उसने रेलवे घोटाले की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों ने उस पर ही इल्जाम डाल दिया और उसकी लाश इसी ट्रेन में जलाकर छिपा दी गई। उन्होंने मेरी चीख नहीं सुनी, अब मैं किसी की नहीं सुनता। डिब्बे में तापमान घटने लगा, खून जमा देने वाली ठंड और साथ में चीखें, जैसे कई आत्माएं उस छाया के कब्जे में हों। साक्षी को अब समझ आया, ये आत्मा नहीं, यह एक शापित छाया थी जिसने खुद को अंधकार में समर्पित कर दिया है, और वो अब सिर्फ नफरत से जीती है। लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। उसने पेंडेंट को कसकर पकड़ा और बोली, अगर तुमने अन्याय झेला है तो बदला नहीं, न्याय मांगो। तुम्हें मुक्त होना चाहिए, उस दुनिया में जहां सच को देखा जाता है। छाया चिल्लाई, नहीं, मुझे प्रकाश नहीं चाहिए, मैं अंधेरा हूं। साक्षी ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय। पेंडेंट से तेज रोशनी निकली और डिब्बे के अंदर एक विस्फोट जैसा हुआ। छाया तड़पने लगी, चीखें और तेज हो गईं, और फिर एक पल ऐसा आया जब वो रुक गई। राघव की छवि कुछ पल के लिए इंसानी शक्ल में उभरी। उसने साक्षी को देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद, और फिर छाया हवा में घुल गई। डिब्बा फिर से सामान्य हो गया। साक्षी अब समझ चुकी थी, इस ट्रेन में केवल आत्माएं नहीं, क्रोध, प्रेम, पीड़ा और अन्याय की अलग अलग परतें थीं, और अगला डिब्बा शायद उससे भी बड़ा रहस्य।